Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss how to do a mock analysis. आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन आप उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं कि आपने कहाँ गलती की है, क्या स्कोर आपका रहा है, क्या रेपिटेटिव मिस्टेक्स हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ हैं, ठीक है। अगर आप वो सब नहीं देख रहे हैं और बस आप अंधाधुंध मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं तो उस मॉक टेस्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, वो भी ढंग से आना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत क्रूशल होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको एक्चुअल में मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना कैसे है। सो फर्स्ट इज़ वाई वी नीड टू गिव मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट इसलिए नहीं होता है कि ये हमको डीमोटिवेट करे, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो बहुत कम आता है। अगर हम स्टार्टिंग में देखें, जो इंटेलिजेंट हैं, जिनका सब कुछ कंप्लीट हो रखा है, उनके लिए तो मॉक टेस्ट में हमेशा जो स्कोर है वो अच्छा ही आएगा। लेकिन जिन्होंने ये सोचा है कि थोड़ी बहुत हमने पढ़ाई स्टार्ट की है और अब हम मॉक देते हैं, तो अगर वो कंपेयर करें तो उन्हें लगता है कि हमारा इतना कम स्कोर आ रहा है, इसका मतलब हमारा एक्चुअल एग्ज़ाम में भी इतना कम स्कोर आएगा, तो वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो मॉक टेस्ट देते ही नहीं हैं, ठीक है। या कई लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ के लोगों के इतने अच्छे स्कोर आ रहे हैं और हमारे नहीं आ रहे हैं, तो हम नहीं देते मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं होता है। आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही आपको ये सोचना चाहिए कि मॉक टेस्ट का स्कोर ही आपका एक्चुअल एग्ज़ाम का स्कोर होगा, ठीक है। आप अगर ये रिपीटेडली देंगे तो आपका जो स्कोर है वो बिल्डअप होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको एक्चुअल में पढ़ना कैसे है, ठीक है। आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या है, हमें ये पता चलता है कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है और हमारे वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। कौन से एरियाज़ हम रेपिटेटिव मिस्टेक कर रहे हैं और कौन से एरियाज़ में हम कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, हम इजीली उससे पास थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमें दूसरा ये भी पता चलता है कि हमारा रैंक क्या आ रहा है। अगर हमारा रैंक नीचे आ रहा है तो हमें इसे और स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। हमें बेस्ट एनएलयूज़ चाहिए तो हमें उस एनएलयू तक पहुंचने के लिए और कितना अच्छा स्कोर करना है और कितना अच्छा रैंक लाना है। तो ये सब जो है ये आपको मॉक टेस्ट देने से ही पता चलेगा, ठीक है। फिर अब आपको मॉक टेस्ट देना कैसे है। स्टार्टिंग में तो आपको वंस अ वीक देना ही देना चाहिए, भले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ। अब कई सोचेंगे हमारे तो सिलेबस का एस भी नहीं स्टार्ट हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस जो है एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक भी कंप्लीट नहीं होता है। हमें लगता है हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्या पता ये आ जाए, ये आ जाए, तो हमारा सिलेबस एंड टाइम तक कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन वो कंप्लीट हो या ना हो, हमें मॉक टेस्ट देना चालू करना चाहिए। और स्टार्टिंग में वंस अ वीक आप दे सकते हैं। बाद में जब आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है, 1 महीना बचा है, तब आप रोज़ दे सकते हैं। कई लोग तो दिन में 2-2, 3-3 मॉक दे रहे होते हैं, वो बस मॉक ही दे रहे होते हैं क्योंकि उनका सब कुछ कंप्लीट हो गया होता है, वो रिवीजन ही अपना मॉक टेस्ट से करते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट कीजिए हफ्ते में 1 बार से, ठीक है। फिर अब आपको ये देना कैसे है, तो आपको ये ऐसे देना है कि आप एक्चुअल में एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ आपका एग्ज़ाम होने वाला है वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए और एक्चुअल में आप वहीं पे दे रहे हैं। आप बिल्कुल एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि आप फैमिली के साथ बातें कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन चला रहे हैं साइड में, एक क्वेश्चन सॉल्व किया फिर स्किप करके 2 मिनट हाँ ऐसे कर रहे हैं, नहीं। आपको ऐसे देना है जैसे आप एक्चुअल में एग्जामिनेशन हॉल में, और ये आपका असली वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर आपको अब ये भी नहीं करना है कि बीच बीच में उठ के जा रहे हैं, चलिए 5 मिनट का गैप ले लेते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का है, जैसे क्लैट 2 घंटे का है, तो 2 घंटे तक आपको हिलना भी नहीं है। आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप दीजिए, उसे दीजिए, ठीक है। आप ये नहीं कि मॉक ही तो है, 1 घंटे में निपटा लेते हैं, 1.5 घंटे में निपटा लेते हैं, नहीं, क्योंकि वहाँ भी आपको 2 घंटे तक बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका जो भी एग्ज़ाम टाइम है, जैसे अगर आपका क्लैट का टाइम है वो 2 से 4 का है, ठीक है, वैसे कोई भी एग्ज़ाम का टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपना मॉक दीजिए, ठीक है। अगर वो दिन का टाइम का है तो दिन के टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना मॉक दीजिए, ठीक है। जो भी टाइम स्लॉट रहेगा आपके एग्ज़ाम का, उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए। फिर आपको 2 घंटे तक बैठना ही बैठना है। अब आप फ़ोन नहीं रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी फ़ोन नहीं होगा, कैलकुलेटर भी नहीं होगा।
आप अपने साथ अपनी वॉच रखिए, घड़ी रखिए, ठीक है, जो टिक टिक वाली वॉच होती है वो रखिए, स्मार्ट वॉच भी नहीं अलाउड है, तो वो वॉच रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेट कीजिए और उसमें ही आपको वो टाइम स्लॉट में ही आपको वो एग्ज़ाम देना है। 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए भी आपको उठना नहीं है, ऐसे आपको एग्ज़ाम देना है। फिर हाउ टू अटेम्प्ट इट करेक्टली। अब हमें अपना मॉक जो है वो ढंग से कैसे देना है और वो भी ऐसे कि वो सही हो जाए। तो आपको हमेशा जो है, जो आपको लगता है कि ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया है या मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगेगा कि ये तो वीक है या ये टफ़ एरिया है और मैं आपने वहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो एक डीमोटिवेट जो है आप हो जाएंगे कि और उतना पॉजिटिव अप्रोच नहीं रख पाएंगे आप आंसर्स के। जब आप एक कंफर्टेबल एरिया से या अपने स्ट्रेंथ एरिया से स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है मुझे ये आ रहा है, हाँ ये सही है, तो एक पॉजिटिव अप्रोच बिल्डअप होती है ब्रेन में। तो हमेशा कंफर्टेबल पार्ट या स्ट्रेंथ एरिया से आप अपना एग्ज़ाम जो है स्टार्ट कीजिए। अब आपके जैसे क्लैट में 2 आवर्स हैं, दैट मीन्स 120 मिनट्स, तो 120 मिनट्स को आपको पहले ही उन 5 सेक्शन में डिवाइड करना है। कोई भी आपका एग्ज़ाम है उसका जो टाइम स्लॉट है वो आपको इक्वली डिवाइड करना है अपने सेक्शंस में, ठीक है। वो इक्वली डिवाइड करके आपको उतना ही टाइम उसको देना है, ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, पर ये नहीं कि आप एक में मतलब आपने 40-50 मिनट एक ही सेक्शन में निकाल दिए, फिर बाकी में बहुत कम टाइम रह जाएगा तो आप उतने अच्छे से नहीं दे पाएंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। फिर रीड द पैसेज थॉरली फॉर इंग्लिश एंड फॉर लीगल यू कैन गो फॉर इट ईजिली। अब इंग्लिश के लिए आपको पैसेज तो ढंग से ही पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, सीआर के लिए आपको पैसेज जो है बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। लीगल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप पैसेज को जो है ऊपर से रीड करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। फिर टाइम फॉर ईच सेक्शन। अब ये जो टाइम है ये एक लमसम टाइम है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग इस टाइम को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर पैसेज के साथ 25 to 30 मिनट्स, ठीक है। जनरल नॉलेज में विदाउट द पैसेज 10 to 15 मिनट्स, ये एक अप्रॉक्स टाइम दिया है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये ताकि इसमें आपको पता चल पाए कि हाँ मुझे इतना ही टाइम देना है इन एरियाज़ में, ओके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15 मिनट्स विद पैसेज, लॉजिकल में 30 to 35 मिनट्स विद पैसेज, लीगल में 35 to 40 मिनट्स, ओके। देन हाउ टू एनालाइज मॉक। अब मॉक का एनालिसिस कैसे करना है? जिस दिन आपने मॉक दिया है आपको अपना मॉक का एनालिसिस उसी दिन करना होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अगले दिन एनालाइज कर रहे हैं, आज तो मैं बहुत थक गया, 2 घंटे तक बैठे थे हम, ठीक है, तो आज रेस्टिंग पीरियड है, कल नहीं। आपको सेम डे अपने मॉक का एनालाइज करना पड़ेगा, एंड वो भी सेम डे का मतलब है कि विद इन 15-30 मिनट्स जो है आपको अपने टेस्ट का एनालाइज स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, जो आपके आंसर्स हैं वो आपकी मेमोरी में बहुत फ्रेश रहेंगे, ठीक है। आपको पता है कि आपने ये आंसर क्यों सिलेक्ट किया था, ठीक है, आपने ये ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया था वो आपको पता है। अगर वो आप डिले करेंगे टाइम तो वो आप भूल जाएंगे कि मैंने ये आंसर क्यों सिलेक्ट किया था, ठीक है। इसलिए आपका जो वो एनालिसिस का जो टाइम है वो मैंने 15 to 30 मिनट्स बोला है, क्योंकि उतने में ही हमारी मेमोरी फ्रेश रह सकती है, उतने में ताज़ा रहता है, ठीक है। और जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो आप एक एनालिसिस की अलग से कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि इस एरिया में इतने सही हुए या इस एरिया में ये टॉपिक है जो गलत हो रहा है, तो आप सिर्फ वो टॉपिक फिर आप मेमोराइज कर सकते हैं, उस टॉपिक को और क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो अब ये नहीं कि आपने पूरा मॉक कर लिया, अब आप एनालाइज कर रहे हैं कि ठीक है एनालाइज बोला था एनालाइज करते हैं, तो आप पूरा दिन बस एनालाइज ही करते जा रहे हैं, नहीं, आपको क्विक एनालिसिस करना है। इसका मतलब मैक्सिमम 2 आवर्स, ये मैक्सिमम 2 आवर्स है, मतलब 1 to 2 आवर्स में ही आपको अपने मॉक को एनालाइज करना है। आपको पता लगाना है कि क्या मिस्टेक्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, कौन से टॉपिक को आपको दोबारा समझना है, ठीक है। ये आपको उस 1 से 2 घंटे में ही करना है, पूरी रात नहीं निकालनी है उसको एनालाइज करने में, ऑलराइट। फिर कीप रिकॉर्ड ऑफ टॉपिक्स इन विच यू आर वीक। जो टॉपिक गलत हो रहा है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड बनाइए, लिखिए, और फिर नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक को पढ़िए और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक दें तो वो आपका गलत ना हो टॉपिक, ओके। मार्क्स नॉट इंक्रीजिंग। अब हम मॉक दे रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं?
तो इसका कारण कुछ हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। फियर ऑफ नेगेटिव मार्क, आपको नेगेटिव मार्क का डर है, इसलिए भी आप कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी रीडिंग जो है वो बहुत स्लो है, अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप ऑब्वियसली अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो मार्क्स तो बढ़ेंगे नहीं। रीडिंग फास्ट करने का एक ही तरीका है, न्यूज़पेपर रीड कीजिए, आर्टिकल्स रीड कीजिए, डेली कीजिए, ठीक है, आरसी रीड कीजिए। कम से कम भी आपको 1-2 घंटा डेली रीड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपकी जो रीडिंग है वो फास्ट हो पाएगी। विच सेक्शन इज़ लीस्ट टच्ड, अब मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई सेक्शन होगा जिसमें आप बहुत कम अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है, वो आइडेंटिफाई कीजिए। मैक्सिमम रॉन्ग आंसर्स फ्रॉम विच सेक्शन, कौन से ऐसे सेक्शन है जिससे सबसे ज़्यादा गलत आंसर निकल रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कीजिए, उस पर काम कीजिए, उसके टॉपिक्स निकालिए, ठीक है। तो ऐसे हम अपने मॉक का जो है एनालिसिस करते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा कि आप कैसे एनालिसिस कीजिए, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।